नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नए दिन की बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग पावर पैक शो नया सवेरा। अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, साथ ही आपको बताने वाले हैं आज क्या क्या घटनाक्रम होने वाले हैं देश से या फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। साथ ही साथ खेल जगत में भी क्या कुछ रहने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे। यानी पूरा 1 घंटा आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे। मैं हूँ आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल सुप्रभात। शुक्रिया भावना। और सभी जो दर्शक हैं उनके लिए पावर पैक्ट ये जो प्राइम टाइम शो है नया सवेरा, उसमें हम प्रेस रिपोर्ट्स के साथ साथ किस तरह से कई अलग अलग राज्यों में कई भारतीय त्यौहार कैसे बनाए जाते हैं वो सेगमेंट भी दिखाते हैं। बात होती है टेक टॉक और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई भी। लेकिन आइए आप सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों का नया सवेरा में। जातीय जनगणना के फॉर्मेट पर कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी पर बीजेपी का पलटवार। तरुण चुग ने कहा, 70 साल में कांग्रेस ने क्यों नहीं कराई जातीय जनगणना। बड़ी समस्या बनने से पहले चुनौतियों को करना होगा खत्म। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विकसित भारत की पहली शर्त मजबूत आंतरिक सुरक्षा। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली की महिलाओं को आज जारी होगी लक्ष्मी योजना की पहली किश्त। यूपी में कल सुबह 6 बजे से बहनों को मिलेगी फ्री बस सर्विस। सीमा मुद्दे पर एनएसए अजय डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच वार्ता। भारत का पक्ष द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के लिए सीमा पर शांति जरूरी। तेहरान में हॉर्मूज पर ईरान ओमान के विदेश मंत्रियों की बैठक। जहाजों की आसान आवाजाही के लिए अस्थायी मार्ग बनाने और बारूदी सुरंगें हटाने पर सहमति। और खेल की खबरों में भारत के खिलाफ कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन आज फॉलो ऑन बचवाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी श्रीलंका। 39 रन की होगी जरूरत। चलिए एक एक खबर को विस्तार के साथ जानते हैं। सबसे पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में प्रगति की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन सरकार की ऐसी आईसीटी आधारित व्यवस्था है जिसके जरिए बड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति और नीतिगत मुद्दों की सीधी समीक्षा की जाती है। और इसी बैठक में प्रधानमंत्री ने रेल, सड़क और बिजली क्षेत्र से जुड़ी 6 प्रमुख जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा की। अब ये परियोजनाएं 9 राज्यों में फैली हैं और उनकी कुल लागत है 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। और जब समीक्षा हुई उस दौरान इन परियोजनाओं की समय सीमा, विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल और लंबित मुद्दों के समाधान और जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अलग अलग हिस्सों या पैकेज के तौर पर नहीं बल्कि एकीकृत परियोजना के रूप में देखा जाना चाहिए। किसी एक हिस्से में काम पूरा होना तभी सार्थक है जब पूरी परियोजना समय पर पूरी होकर लोगों तक उसका लाभ पहुंचाए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से एंड टू एंड मॉनिटरिंग और जवाबदेही के साथ काम करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने बड़े परिवहन और बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स की योजना बनाते समय जहां संभव हो कॉमन यूटिलिटी कॉरिडोर विकसित करने की संभावनाएं तलाशने पर भी जोर दिया। इसके साथ ये भी साफ कहा गया कि परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के साथ साथ उसकी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। आधुनिक तकनीक हो, मजबूत क्वालिटी एश्योरेंस व्यवस्था अपनाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। और इस बैठक में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्रीस्टैक की भी समीक्षा की गई है। प्रधानमंत्री ने कृषि डेटा का बेहतर इस्तेमाल करने और एआई जैसे नई डिजिटल तकनीकों को कृषि क्षेत्र में अपनाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि इन तकनीकों के जरिए इनपुट प्लानिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक पूरी कृषि वैल्यू चेन में बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं और किसानों तक योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा बैठक में साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए लगातार
जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और साइबर सुरक्षा शिक्षा पर जोर दिया। खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और दूसरे संवेदनशील वर्गों को साइबर ठगी के तरीकों और उसके संकेतों के प्रति जागरूक करने की जरूरत बताई गई। कुल मिलाकर प्रगति की इस बैठक में तेज और गुणवत्तापूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कृषि और साइबर सुरक्षा, ये तीनों ही जो मोर्चे हैं उस पर समयबद्ध और समन्वित कार्रवाई का संदेश दिया गया, ताकि समय रहते ही जिस तरह से समीक्षा हुई है ये प्रोजेक्ट जो हैं वो पूरे कर लिए जाएं। और बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में एक मांग की और ये मांग कह रही है कि बिहार और तेलंगाना में अपनाई गई जातीय गणना की प्रक्रिया को पूरे देश में लागू किया जाए। कांग्रेस का मानना है कि 14 अगस्त को जारी जनगणना के मौजूदा फॉर्मेट के अनुसार जातीय जनगणना से देश में अलग अलग जातियों की सही संख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता नहीं चल पाएगा। कांग्रेस ने फॉर्मेट में बदलाव की मांग की है। चिट्ठी में क्या क्या लिखा है आइए आपको बताते हैं। उसमें लिखा है कि ओपन एंडेड तरीका जो है वो भ्रामक है। ये चिट्ठी में लिखा गया है, ये हम आपके साथ वो साझा कर रहे हैं। जातियों की सही गिनती जरूरी है और इसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति का सही आकलन जो है वो होना चाहिए। गलत संख्या अगर होती है, मानी जातीय संख्या की को अगर हम गलत तरीके से करते हैं, उसके नंबर जो है तो उससे गलत आकलन पेश होगा और इससे जो पिछड़ा समुदाय है उसका नुकसान होगा। इसके साथ साथ जो अति पिछड़े हैं उनका नुकसान भी होगा। साथ ही अन्य वंचित समुदाय भी इससे प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। सामाजिक न्याय के फैसले भी इससे प्रभावित होंगे और मौजूदा जो प्रश्नावली है, जो प्रश्न अधिसूचित किए गए थे उसको रद्द किया जाए, वो इस चिट्ठी में लिखा है। और जातियों की सही गिनती तो जरूरी है ही, वहीं अगर इस तरीके को जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी चिट्ठी में लिखा है नहीं किया गया तो ओबीसी आबादी का पता भी नहीं चल पाएगा। तो जातीय जनगणना पर कांग्रेस के ये बड़े सवाल हैं जो चिट्ठी द्वारा लिखे गए हैं और कांग्रेस का ये कहना है कि जो ओपन एंडेड फॉर्मेट है कहीं ना कहीं उसमें बदलाव की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है और कुछ बदलाव जो है इस चिट्ठी के जरिए कांग्रेस ने पत्र लिखकर जारी किए हैं, जिसमें मौजूदा प्रश्नावली रद्द की जाए। ये कहना है कांग्रेस का। राजनीतिक दलों से बातचीत हो, यानी कि सभी दलों से बातचीत करके जातीय जनगणना को किया जाए और साथ ही जातियों की सही गिनती बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर ये गिनती सही नहीं होगी तो आकलन सही नहीं होगा और जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उनको वो लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। साथ ही तेलंगाना सर्वेक्षण में भी यही तरीका अपनाने की बात की गई है और इसके साथ बिहार सर्वेक्षण में भी इसी तरीके को अपनाने की बात की गई है। इसके साथ कांग्रेस का ये कहना है कि मौजूदा जो जाति जनगणना है वो कांग्रेस को स्वीकार नहीं है और उसमें बदलाव करने की जरूरत है। तो जातीय जनगणना पर कांग्रेस के बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जो बिहार में कराया गया था, आज वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ हैं, वही पार्टी जेडीयू एनडीए का एक महत्वपूर्ण अंग है और बिहार में और तेलंगाना में जिस तरीके से कराया गया था वो अपनाए, श्रेय खुद ले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो कांग्रेस की चिट्ठी पर बीजेपी की जबरदस्त प्रतिक्रिया आई। बीजेपी में महामंत्री तरुण चुग ने कहा है कि किस तरह से कांग्रेस लगातार जो है वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह को ये परिभाषित उन्होंने अपनी बाइट में कहा और कहा कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने वाली कांग्रेस ने 70 साल सत्ता में रहने के बावजूद जातिगत गणना आखिर क्यों नहीं कराई। राहुल गांधी ने कहा कि वो भारत के संसद का रिकॉर्ड निकालें और देखें कि उनके पिता राजीव गांधी ने किस तरह लंबा भाषण केवल वंचितों को आरक्षण ना मिले इस पर दिया था। आइए सुनते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग, जिन्होंने काका कालेकर रिपोर्ट को दबाया, जिनके पिता श्री राजीव गांधी जी ने भारत की पार्लियामेंट के अंदर
वंचितों को मिलने वाले आरक्षण का डटकर विरोध किया, वो राहुल गांधी और उनके महापरिक्रमावादी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पत्र लिख रहे। कांग्रेस द्वारा जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुझाव देना हास्यास्पद दिख रहा है। देश में पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनगणना करवाई जा रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विकसित भारत की पहली शर्त है देश की आंतरिक सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में अमित शाह ने कहा कि हर क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करना होगा। अमित शाह ने कहा कि नारकोटिक्स, नक्सलवाद और नॉर्थ ईस्ट जैसी चुनौतियों को समय रहते पहचान कर रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने आंतरिक सुरक्षा के तीनों प्रमुख हॉटस्पॉट्स में खड़ी चुनौतियों को समाप्त करने में सफलता हासिल की, जिसका श्रेय राज्यों की पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और सीएपीएफ को जाता है। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन को भविष्य की चुनौतियों की पहचान करने वाला मंच बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 सालों की सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रणनीति अब तैयार करनी होगी। उन्होंने साथ ही बताया कि अगले 1 साल में तीनों नई न्याय संहिताओं का 100% क्रियान्वयन किया जाएगा। इससे आपराधिक मामलों के त्वरित निपटारे और दोष सिद्धि दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सीमा सुरक्षा पर अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश को जल्द घुसपैठ मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए हैं वो देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी के लिए खतरा है। अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ प्रहार रणनीति को मजबूत करने और आतंकवादी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने नशे के खिलाफ डिटेक्ट, डिस्ट्रप्ट, डिस्ट्रॉय की नीति अपनाने की बात कही। उन्होंने सीसीटीएनएस, आईसीजीएस, नेटग्रिड और नेफिस जैसे सुरक्षा प्लेटफॉर्म्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा विश्लेषण से जोड़ने पर भी जोर दिया, ताकि भविष्य की चुनौतियों को पहले ही रोका जा सके। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि विदेशों में बैठे भगोड़ों को कानून के दायरे में लाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने वैश्विक अस्थिरता, साइबर खतरे और बढ़ते कट्टरपंथ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा नीति बनाने की जरूरत बताई। वहीं भारत की बात करते हैं, जिसने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास और प्रगति के लिए बेहद इसे महत्वपूर्ण बताया। हम बात करें बीजिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की, जिनके बीच भारत चीन सीमा प्रश्न पर 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता के दौरान भारतीय पक्ष ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। विदेश मंत्रालय द्वारा इस बारे में जारी एक प्रेस बयान में ये बातें कही गई। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी के निमंत्रण पर बीजिंग गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। 24 और 25 अगस्त को हुई वार्ता में दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2024 में कजान और अगस्त 2025 में तियानजिन में शीर्ष नेतृत्व के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमतियों के बीच क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की है। दोनों देशों ने लोगों के बीच संपर्क और सीमा पार आदान प्रदान की बहाली पर संतोष जताया। इनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों के जरिए सीमा व्यापार भी शामिल है। वार्ता के दौरान डोभाल और वांग यी ने भारत चीन सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने कहा कि अपने व्यापक और दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए सीमा प्रश्न के राजनीतिक समाधान की तलाश जारी रखी जाएगी। ये दोनों भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधि भी हैं। इन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। जापान दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जापानी सेमीकंडक्टर और एआई कंपनियों के सीईओ के साथ आयोजित एक राउंड टेबल बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने जापान को भारत का एक अहम साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में हुए सहयोग ज्ञापन के बाद दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और अधिक मजबूत हुई। India and Japan are very natural allies in building a trusted and resilient global semiconductor industry. We are a partnership cemented by the 2023 Memorandum of Cooperation on the semiconductor supply chain. And I'm glad that it has moved very decisively
from the diplomatic table to the actual action on the ground. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2032 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग $150 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं सेमीकंडक्टर मिशन 1.0, 2.0 के तहत सरकार ने बड़े निवेश और प्रोत्साहन की प्रतिबद्धता को जताया है। India and Japan are very natural allies in building a trusted and resilient global semiconductor industry. We are a partnership cemented by the 2023 Memorandum of Cooperation on the semiconductor supply chain. And I'm glad that it has moved very decisively from the diplomatic table to the actual action on the ground. आइए अब खबर उत्तर प्रदेश से और योगी सरकार के बड़े फैसले से जुड़ी हुई है। योगी सरकार ने 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में आजीवन निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसके लिए लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को स्वीकृति दी। आज इसका उद्घाटन होना है। योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी बसों में आजीवन निःशुल्क यात्रा कर पाएंगी। परिवहन मंत्री के मुताबिक इस फैसले से प्रदेश की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने का अनुमान है। निःशुल्क यात्रा के लिए महिलाओं को अपनी आयु का प्रमाण देने के लिए वोटर आईडी आधार कार्ड दिखाना होगा। सरकार की ओर से इसे रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के लिए बड़ा उपहार बताया गया है। और वहीं यूपी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने इस अहम फैसले को लेकर जानकारी दी है और सीएम योगी का इस फैसले को लेकर आभार भी जताया। आइए आपको सुनवाते हैं। जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें खास तौर से महिलाओं के लिए जिन लोगों की उम्र 60 वर्ष से ऊपर है वो लोग बस में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे और ये शीघ्र लागू हो जाएगा। और इसके अलावा रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं और उनके साथ एक सहयात्री के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। योगी सरकार ने पहले इस सुविधा को सीमित अवधि के लिए घोषित किया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक कर दिया गया है। निःशुल्क यात्रा के लिए महिला यात्रियों को 0 मूल्य का टिकट जारी किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन यानी ईटीएम से दर्ज किया जाएगा। सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी की बसों में लागू होगी। रक्षाबंधन पर यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम को अतिरिक्त बसें और अतिरिक्त फेरे चलाने के निर्देश दिए गए, ताकि बहनों को अपने भाइयों तक पहुंचने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो 27 से 29 अगस्त तक फ्री बस सेवा, बहनों को योगी सरकार का ये गिफ्ट। जहां 29 अगस्त आधी रात तक बस की फ्री सेवा दी जाएगी। और लखनऊ से हमारे संवाददाता रामेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, बहनों के लिए तो बड़ा गिफ्ट है ही है, साथ ही साथ 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए जिस तरीके से निःशुल्क बस सेवा की सुविधा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दी है, एक बड़ा उपहार इसको माना जाए। क्या कुछ खास है इसमें? देखिए, चाहे योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, दोनों सरकारों ने महिलाओं को स्पेशल तवज्जो दिया है कि उनका पिछड़ापन दूर हो, उनके जीवन में खुशियां आए, उनको सड़क पर चलते हुए कहीं संकट न हो। इससे पहले भी योगी जी ने कहा था कि अगर इस चौराहे पर किसी माँ या बहन को छेड़ा गया तो अगले चौराहे पर यमराज आपको मिलेगा। तो जाहिर है कि बड़ा एजेंडा तय है। और रक्षाबंधन के दिन उन्होंने दूसरी बात भी कही कि 900 बसों में फ्री सुविधा मिलेगी, एक व्यक्ति को ले जा सकती जो भी सहयोगी हो और अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का व्यापक बंदोबस्त किया जाए, पेयजल की सुविधा रखी जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और जो रिक्शा चालक है उनको भी देखा जाए कि कहीं गलत लोग तो नहीं उस रिक्शा चालन में है, तो उनका भी सत्यापन किया जाए। तो सुरक्षा के साथ ये यात्रा हो, सुविधाजनक यात्रा हो, अपने परिवार के साथ जाके मिल सके बहनें, इसको लेकर के तैयारी की गई। और जो 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं, थोड़ी देर में अभी 10 बजे उसका उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 60 वर्ष से जो ऊपर की महिलाएं हैं उनको निःशुल्क यात्रा परमानेंट मिलेगी उत्तर प्रदेश में। तो राजनीतिक रूप से भी ये बेहतर है और सामाजिक रूप से दोनों तरह से इस सरकार के लिए ये बेहतर निर्णय है कि महिलाओं को आगे लाने का काम किया जा रहा है।
और वहीं रामेंद्र, यहाँ पर एक जो सह यात्री है उसके किराए को भी माफ़ किया जाएगा और ईटीएम के जरिए जो फ्री टिकट है वो भी दर्ज होगा। तो साफ तौर पर किस तरह से जब हम महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का जिक्र करते हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लगातार प्रयास करती हुई। देखिए, अगर महिलाएं सशक्त नहीं होगी, महिलाएं सुरक्षित नहीं निकल पाएंगे तो आधी आबादी तो आपने माइनस पहले ही कर दिया, तो फिर विकास की परिकल्पना भी आधी ही रह जाती है। तो जब तक महिलाएं निकल करके वो अपने घरों से गंतव्य तक पहुंचे सुरक्षित, और सुरक्षित घर वापस आए, इसकी व्यवस्था तो सरकारों को करनी है और सरकारों को करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो आधी आबादी निकल करके पूरी व्यवस्था का संचालन कर रही, जिलाधिकारी से लेकर के तमाम बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, तमाम औद्योगिक घरानों में काम कर रही हैं, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। उनको महसूस हो कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनके सुख दुख की सहभागी है, ये ज्यादा जरूरी था जो योगी सरकार कर रही है। और रामेंद्र, अगर हम जो उत्तर प्रदेश का परिवहन डिपार्टमेंट है उसकी बात करें, वो किस तरह से तैयारी कर रहा है इन दिनों के लिए, और ख़ास तौर पर किस तरह से जो ड्राइवर्स है, कंडक्टर्स है, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है? देखिए, ड्राइवर कंडक्टर को पहले ही जिन लोगों को रखा गया है उनको सारा चेक किया गया है कि कैसे लोग हैं, इनका कोई बैकग्राउंड गड़बड़ तो नहीं है, वो ऐसे चेकिंग के बाद रखा गया है। दूसरा, जो 900 बसों का बेड़ा है उनमें शहरी बसें भी हैं और रिमोट की बसें हैं, उन सब का संचालन किया जाएगा। किसी भी ड्राइवर या कंडक्टर को छुट्टी नहीं दी गई है। 900 बसों का पूरा संचालन हो, उसकी व्यवस्था रखी गई है। भीड़ की उम्मीद है कि ज्यादा भीड़ आएगी, लोग अब तब तक पहुंचे, अपने भाइयों तक राखी लेके बहनें पहुंचना चाहती हैं, तो उनके लिए व्यवस्था की गई कि रिमोट तक बसें जाए, शहर टू शहर है, उन सब का एक पूरा मापदंड बना के रखा गया है। और अगर भीड़ अधिक होती है तो बसों को अधिक संख्या में लगाया जाए, इसकी व्यवस्था भी की गई है कि कोई दिक्कत ना होने पाए इस अवसर पर। रामेंद्र, इसके साथ हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है अपनी नीति और योजनाओं के जरिए। इसमें जो ये नई कड़ी आई है कि 60 साल से ज्यादा की महिलाओं को आजीवन निःशुल्क बस सेवा मिलेगी, अपने आप में ये महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस वर्ग को कभी ना कभी भूल जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी जैसे चिकित्सा की जरूरत अभी महिलाओं को है, 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं उनको चिकित्सा की अधिक जरूरत होगी, तो हो सकता है कि निकट भविष्य में ये भी फैसला आपको उत्तर प्रदेश सरकार का देखने को मिले। और ये पूरा वर्ग है, देखिए इसमें कोई जातियां नहीं, कोई विभक्ति नहीं। हम एक महिला की बात करते हैं, 60 साल से ऊपर लगभग 1 करोड़ महिलाओं को इसका एडवांटेज मिलेगा। कोई कहीं जाना चाहता है, बहुत ऐसे लोग हैं, हम आप शहरी क्षेत्रों में बैठे हैं, लेकिन ऐसी गरीब महिलाएं हैं कि जिनको बस की यात्रा करने के लिए टिकट के पैसे नहीं है, तो फ्री के राशन न मिल रहा होता तो गांव में रहना उनका मुश्किल होता। उनके लिए बड़ी उपलब्धि है, ये छोटी उपलब्धि लोगों को लग सकती है, लेकिन उनके लिए बड़ी उपलब्धि को अपने शहर जा सकती हैं, अपने तमाम मुकदमे हैं, तमाम पारिवारिक जनों से मिलने के लिए जा सकती हैं। तो उनके हिस्से से अगर आप उनकी आंखों से देखें तो उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो जहां पर रक्षाबंधन को लेकर तो फ्री बस सेवा है ही, वहीं 60 वर्ष से जो ऊपर की महिलाएं हैं उन्हें भी निःशुल्क सेवा दी जाएगी बस यात्रा की आजीवन। और ये अपने आप में बताता है कि जब हम महिला उन्मुखी विकास की बात करते हैं, उसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, आप देखते रहिए टीवी न्यूज़। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात कर लेते हैं दिल्ली सरकार के एक बड़े फैसले की। और दिल्ली लक्ष्मी योजना जिसकी हर जगह चर्चा है, उसके तहत पात्र महिलाओं को पेंशन के पत्र आज सौंपे जाएंगे और इसके बाद अगले महीने की 1 तारीख से महिलाओं के खाते में पेंशन की रकम सीधे जमा होनी शुरू हो जाएगी। और इस योजना से आर्थिक वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो कि कमजोर वर्ग है आर्थिक रूप से, उन महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। आज तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में लगभग 4,000 महिलाओं को दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के तहत स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। इस योजना में पंजीकरण कराने के लिए पोर्टल की शुरुआत 1 अगस्त को हुई थी। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक 9.13 लाख लाभार्थियों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिनमें से 6.52 लाख ने पूर्ण आवेदन जमा कर दिए हैं। लक्ष्मी योजना 2025 के दिल्ली चुनाव में भाजपा का मुख्य ये चुनावी वायदा था। सरकार ने इसके लिए 5,100 यानी कि 5100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। तो दिल्ली लक्ष्मी योजना, जहां 4,000 महिलाओं को आज ये लाभ मिलने वाला है, हर महीने 2,500 की पेंशन होगी। और दिल्ली सरकार की बात करें तो इस पूरी योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। और अगर हम याद करें भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदे की, तो ये प्रमुख एक वायदा था और अगली 1 तारीख से खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए ये एक सुखद खबर है। दिल्ली सरकार का ये बड़ा फैसला, सीधे बैंक खाते में रकम डाली जाएगी और दिल्ली लक्ष्मी योजना से कई महिलाएं जो हैं, जो दिल्ली में रहने वाली हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा। तो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ गए हैं। गिरीश, तालकटोरा स्टेडियम में आज बड़ा कार्यक्रम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं, उन्हें सशक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार का ये बड़ा कदम, जब पेंशन की रकम सीधे उनके खाते में पहुंचेगी। देखिए आंचल, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि दिल्ली सरकार की ये लक्ष्मी योजना है और जिस तरह से भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो महिलाएं हैं उनको 2,500 रुपये महीना दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अपने संकल्प पर लगातार जो भाजपा है वो बनी हुई है। और दिल्ली सरकार, जो रेखा सरकार है, उसने आते ही इस पर काम शुरू कर दिया था। हालांकि कुछ महीने थोड़ा विलंब जरूर देख सकते हैं, लेकिन सभी योजनाओं पर जो है समय लगता है काम करने के अंदर। आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों के अंदर तकरीबन 6,63,000 के आसपास जो महिलाओं के आवेदन जो हैं पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। और 9 लाख से ज्यादा जो आवेदन हैं अब तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो दिल्ली की महिलाएं हैं, जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, उनके खाते में आप 2,500 रुपये महीना का आएगा, तो कहीं ना कहीं ये उनको स्वावलंबी बनाने के साथ सशक्त बनाएगा। वो अपने घर परिवार को देख सकती हैं, किसी का उनको मुंह नहीं देखना पड़ेगा। यानी कि जो भाजपा सरकार ने अपने संकल्प में वादा किया था, जो मोदी की गारंटी कही जाती है, वो गारंटी पूरी तरह से आज पूरी होती नजर आ रही है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तालकटोरा स्टेडियम में इस योजना को विधिवत रूप से लॉन्च करेंगी और उन्हें जो कुछ महिलाएं हैं उनको प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। और 1 सितंबर से कहें तो ये महिलाओं के खाते में अब पैसा आना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए 5,100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दिल्ली सरकार ने पहले ही सैंक्शन करके रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं जो वादा किया गया था, जो संकल्प लिया गया था, वो पूरी तरह से पूरा होता नजर आ रहा है। और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तालकटोरा स्टेडियम में इसको लॉन्च भी करने जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो दिल्ली सरकार की तरफ से जो बड़ा वायदा किया गया था संकल्प पत्र में, उसको कहा जाता है जब संकल्प से सिद्धि तक, वो आज सिद्धि तक पहुंचती हुई जो ये लक्ष्मी महिला योजना है, वो अपना साकार रूप लेती हुई नजर आएगी। बढ़ते आगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत अमेरिका पहुंच गए हैं। न्यूयॉर्क में 29 अगस्त को होने वाले यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम में मोहन भागवत अपने विचार रखेंगे। वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है, इसी विचार को केंद्र में रखकर आयोजित
इस सम्मेलन में एकता, आपसी सम्मान और मानवता के साझा मूल्यों का संदेश दिया जाएगा। इसका संचालन अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग फोरम की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से सामुदायिक प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के सदस्य, युवा उद्यमी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग हिस्सा ले रहे हैं। माना जा रहा है कि मोहन भागवत का संबोधन भारतीय दर्शन, वैश्विक सद्भाव और समाज में सहयोग की भावना पर केंद्रित होगा। न्यूयॉर्क में होने वाले इस विशेष आयोजन पर भारत और अमेरिका दोनों की नजरें टिकी रहेंगी। और आइए देखते हैं खबरें दुनिया भर से कुछ खास वर्ल्ड वॉच में। अमेरिका की बढ़ती दबाव नीति और धमकियों के बीच ईरान और ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बड़ा कदम उठाया है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने तेहरान में अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। इस बैठक में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित जहाजों की आवाजाही को फिर से शुरू करने के लिए एक रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस संकरे जलमार्ग के दोनों ओर स्थित इन देशों के एक संयुक्त बयान में कहा गया कि प्रस्तावित रूपरेखा में एक संयुक्त अस्थायी नेविगेशनल कॉरिडोर शामिल है। दोनों देश इस जलमार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए मिलकर काम करेंगे। बयान में कहा गया कि ईरान और ओमान एक स्थायी शिपिंग कॉरिडोर स्थापित करने और इस जल डमरू मध्य के भविष्य के प्रशासन पर समझौते के लिए तकनीकी बातचीत जारी रखेंगे। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमला करने से पहले दुनिया के कुल व्यापारिक तेल का लगभग जो 5वां हिस्सा है वो इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता था। वहीं ईरान और ओमान के इस उभरते समझौते को अमेरिका स्वीकार करेगा या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। और इसी बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए अखिलेश इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। अखिलेश, ईरान और ओमान का जो ये बड़ा कदम है, ये इस पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है उसको लेकर किस तरह का असर डालता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में? देखिए, निश्चित तौर पे कोई भी समझौता अगर उस इलाके में होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेके, तो निश्चित तौर पे वो तनाव को कम करने वाला होगा। क्योंकि अभी तक क्या स्थिति है कि ईरान किसी देश के साथ उस तरीके का रचनात्मक बात नहीं कर रहा है कि वहाँ शांति स्थापित हो। उनकी जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट है, वो उनकी पूरी कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका की नीतियों को लेकर है और अमेरिका की नीतियों पर दबाव बनाने के लिए ईरान ने पूरे जो पर्शियन गल्फ में के जो देश हैं उन देशों पर दबाव बनाने का एक टैक्टिक्स के रूप में इस्तेमाल किया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का भी टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसके चलते पूरी दुनिया के देश जो हैं उससे दुष्प्रभावित हुए हैं। लेकिन ओमान और ईरान के बीच में जो कल समझौता हुआ है, इस वजह से माना यह जा रहा है कि वो समझौता निश्चित तौर पर जो तनाव को शिथिल करने के लिए बहुत ही अच्छा सकारात्मक कदम माना जा सकता है। क्योंकि देखिए, ओमान लगातार ईरान के साथ बात कर रहा था, बीच बीच में अमेरिका की तरफ से उसे धमकी भी मिली, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की स्थिति है उससे ओमान के हितों को भी गंभीर क्षति पहुंची है और दुनिया के सभी देश चाहते हैं कि चाहे जिस तरीके से भी हो, एक निगोशिएटेड सेटलमेंट होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए। क्योंकि देखिए, 20% के करीब तेल जाता है, 80% के करीब गैस आता है उस पूरे इलाके से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, और उसका बंद रहना निश्चित तौर पे बहुत ही घातक होगा पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए। और अभी जो थोड़ी बातचीत हुई है, जो ईरान और ओमान के बीच में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, हमने देखा है कि उसका असर तुरंत हुआ है और क्रूड ऑयल के प्राइस जो है वो नीचे आ गए, तकरीबन 82 के करीब आ गए। तो निश्चित तौर पे एक सकारात्मक सूचना है। और अमेरिका ने जो बयान दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल बयान दिया था, उस बयान के मुताबिक उन्होंने कहा था कि उस इलाके के सारे जो माइंस है उन माइंस को उन्होंने क्लियर कर दिया है और उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर ईरान नया माइन लगाने की कोशिश करेगा तो माइन लगाने वाले जो भी शिप होंगे उसे अमेरिका नष्ट कर देगा। मतलब उस इलाके में विभिन्न एंगल से कुछ न कुछ काम हो रहा है। ईरान भी अपनी जो प्रतिरोध है उसको थोड़ा सा शिथिल कर रहा है और इसी वजह से उन्होंने अमेरिका की धमकी का उस तरीके से कोई जवाब नहीं दिया है और ईरान और ओमान के बीच में बातचीत हुई है तेहरान में। जो है पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, वो भी गए थे वहां, उन्होंने भी बात की है। तो निश्चित तौर पे एक कह सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक सकारात्मक स्थिति की ओर बढ़ता हुआ कदम हम देख सकते हैं।
बिल्कुल सकारात्मकता यहाँ दिख रही है, लेकिन अगर युद्ध के असर की बात करें, क्योंकि अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है, ऐसे में जब ईरान और ओमान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और हॉर्मुज को लेकर कहीं ना कहीं एक निर्णायक कदम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो संघर्ष है उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कई देशों पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे अमेरिका की जो धमकियां हैं, निश्चित तौर पे अमेरिका की धमकी भी काम कर रही है। ऐसा नहीं कि अमेरिका की धमकी नहीं काम कर रही। जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो कई एंगल से कई तरह के जुड़े हुए लोग अपना काम करते हैं, और उसमें ओमान भी कर रहा है। अभी हमने देखा था कि पूरा गल्फ के जो जितने देश हैं उन सारे देशों ने एक पहल ली। उन्होंने ईरान से भी बात की, सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान के बीच में एक बना ट्रायो बना, इससे भी एक संदेश गया ईरान के पास। तो निश्चित तौर पे एक ईरान के पास दबाव बनाने वाली एक नई स्थिति उत्पन्न हुई। दुनिया का कोई भी देश नहीं चाह रहा है कि ऐसे ही स्टेटमेंट में स्टेट ऑफ हॉर्मुज रहे, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था पे इससे बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और इसलिए माना यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियां हैं और जो ओमान और ईरान के बीच में जो बातचीत हुई है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और उसी दो पहलू को हमको मिलाकर देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच में जो MOU साइन हुआ था उस MOU पे कैसे प्रगति होती है। क्योंकि देखिए, ईरान भी चाहता है कि उसकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो भी बची रहे, लेकिन इस पूरे स्टेलमेट का कोई हल निकलना चाहिए, क्योंकि ईरान के अंदर जो अंदरूनी समस्याएं हैं निश्चित तौर पे बढ़ रही हैं। जो नए सैंक्शन की घोषणा की है अमेरिका ने, वो ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट जिन्होंने कहा है, तो उससे ईरान के अंदर भी समस्याएं बढ़ रही है। बहुत संक्षिप्त में अखिलेश, इकोनॉमिक आउटकास्ट की वजह से जो तमाम देश जो कहीं ना कहीं ईरान की मदद कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर उससे सामान लिया जाता है, उसका क्या असर होगा? और जिस मक्का ट्रीटी का हमने जिक्र किया, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि क्या वाकई में ईरान को भी उसमें शामिल किए जाने की बात की जा रही है, और उसका क्या असर पश्चिम एशिया पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, निश्चित तौर पे मक्का ट्रीटी तो अभी तो ईरान उसमें शामिल नहीं है, लेकिन उसका संकेत ये था कि ईरान इस बात को समझे कि बिल्कुल ये इलाका ऐसा नहीं रहेगा जैसा ईरान समझ रहा है। अन्य देशों को भी अपने सुरक्षा के लिए, अपने रक्षा के लिए कोई न कोई इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अगर ईरान को भी ऑफर उन्होंने दिया है, अगर ईरान उसमें शामिल होता है तो निश्चित तौर पे एक क्षेत्रीय सुरक्षा का तंत्र बन सकता है, और उसमें ईरान जिस तरीके से एक तरफा हमला कर देता है, चाहे वो सऊदी अरब पे हमला कर रहा हो, चाहे वो बहरीन पे हमला कर रहा हो, चाहे वो जॉर्डन पे हमला कर रहा हो, उस इलाके में एक तरफा जो ईरान हमले करता है वो हमले भी रुकेंगे। तो एक रणनीति मानी जा रही है कि अगर ईरान उसमें शामिल होता है तो निश्चित तौर पे ईरान की जो एक तरफा कार्रवाइयां हैं वो रुकेगी, और वो इलाका हो सकता है शायद ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। तो यही वजह है कि जिसके कल चलते कुछ लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अगर ईरान उसमें शामिल हो तो एक अच्छी बात हो सकती है। चलिए, ठीक है अखिलेश, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अमेरिका लगातार नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है, ईरान साथ तो देता है लेकिन ईरान भी अपनी शर्तों को लेकर अड़े है। अब देखना होगा कि ईरान ओमान के बीच जो ये समझौता है उसको लेकर अमेरिका किस तरीके का रवैया अपनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की कुछ और ऐसी खबरें हैं जिनको आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। उरुग्वे के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने किया। उरुग्वे ने भारत के साथ बढ़ते व्यापार और सहयोग पर जताया भरोसा। अमेरिका के 50% टैरिफ के जवाब में कनाडा ने भी अमेरिकी सामानों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का किया ऐलान। स्टील, डेयरी और इलेक्ट्रॉनिक समेत कई सेक्टर होंगे प्रभावित। पूर्वी यरूशलेम में UNRWA ट्रेनिंग सेंटर में इजरायली कार्रवाई पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई आपत्ति। यूनाइटेड नेशंस ने बिना अनुमति परिसर में प्रवेश का आरोप लगाते हुए कार्रवाई रोकने और परिसर वापस सौंपने की मांग की। टाइफून साउडेल के ओकिनावा के करीब पहुंचने की आशंका है। दक्षिणी जापान में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने बाढ़ और भूस्खलन को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। और वक्त ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे प्रेस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है आपके लिए। हिंग देना, वो वाली AMD Edge की सुपर हीट
MDH सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त हो चला है जानने का कि आज समाचार पत्रों में कौन सी प्रमुख खबरें प्रकाशित की गई हैं। तो चलिए हमारा खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। और पहली खबर प्रेस रिपोर्ट में जो पहली खबर ले रहे हैं वो है रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम नजर आ रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण कदम से देखे और जा रहे हैं, क्योंकि देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। साथ ही आपको बता दें कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक निजी उद्योगों को हस्तांतरित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। आकाश अस्त्र, निर्भय, प्रलय, नाग सहित अन्य मिसाइलों का हो सकेगा अब निर्माण। यानी कि रक्षा क्षेत्र में जब आत्मनिर्भरता की बात होती है तो उसके अमल लाने के लिए अब निजी क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया है, जो अब मिसाइलों का निर्माण करेंगे। और अगली खबर जो हम ले रहे हैं वो दैनिक जागरण से जुड़ी है, जहां पर किस तरह से भारत जापान मिलकर AI और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को और सुदृढ़ करेंगे। अब इसमें हुआ ये है कि कैसे जो कम आय वाले देश हैं उन्हें ये जो तकनीक है उसे गुणवत्तापूर्ण तरीके से उपलब्ध करवाया जाएगा। MSME सेक्टर से जुड़े जो तमाम लोग हैं उन्हें जापान, यानी कि MSME की जो कंपनियां हैं, क्योंकि AIs और सेमीकंडक्टर में MSME कंपनियां जो हैं उनकी भी अहम भूमिका है, तो ऐसे में MSME को प्रशिक्षण देगी जापानी कंपनी। और 2032 तक कोशिश ये है कि $150 अरब का भारत का सेमीकंडक्टर कारोबार होगा। और AI सेमीकंडक्टर से कम जो 20 जापानी कंपनियां हैं वो जुड़ी हैं। अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जिन सनराइजिंग सेक्टर्स की हम बात करते हैं विकसित भारत 2047 के उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर क्षेत्र का बड़ा रोल है, जिसमें जापान भी अब अहम भूमिका निभाएगा भारत के साथ द्विपक्षीय तरीके से। और अब एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़े फैसले की बात कर लेते हैं। नई पॉलिसी पर काम चल रहा है और ये नई पॉलिसी है कि हर साल सभी पायलटों के डोप टेस्ट कराने की यहाँ तैयारी की जा रही है। आपको मालूम होगा कि एयर इंडिया की 4 अगस्त को फुकेत दिल्ली फ्लाइट में एक पायलट के कथित तौर पर नशे में होने की घटना के बाद नागर विमानन मंत्रालय और एविएशन रेगुलेटर DGCA डोप टेस्ट पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है। तो अब हर साल सभी पायलटों के डोप टेस्ट की तैयारी करने के लिए एविएशन सेक्टर प्रयासरत है। साथ ही साथ बाकी एयरलाइंस में भी पायलटों का अब जल्द डोप टेस्ट किया जाएगा, यानी कि एक बड़ा बदलाव सुरक्षा के लिहाज से और किस तरीके से पायलटों के डोप टेस्ट कराया जाए उस लिहाज से। और एक ऐसा ही फैसला लिया गया है जब हम बात करते हैं गांव को आगे बढ़ाने की और किस तरह से गांव को आगे बढ़ाया जाएगा। उसमें यह खबर जो है वो हम ले रहे हैं हरिभूमि से, जहां पर मिशन समृद्ध गांव, गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त और सुविधा संपन्न गांव के मॉडल को तैयार करने की बात यहाँ की जा रही है। और इसमें कैसे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उन्होंने इसे लॉन्च किया और गांव को कैसे जब हम मजबूत करने की बात करते हैं, रोजगार के तरीके से हम मजबूत करने की बात करते हैं कि कैसे उन्हें गरीबी से मुक्त बनाया जाएगा, उस लिहाज से ये मॉडल और उसका पायलट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। तो अखबारों के जगत के बाद आइए अब रुक करते हैं पर्सनल फाइनेंस टुडे, हमारे खास सेगमेंट मनी मंत्र का। और आज हम आपको मनी मंत्र में बताने वाले हैं कि जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड होता है वो कैसे काम करता है और आखिरकार निवेशक की जीवन में उसकी भूमिका क्या होती है। तो SIF के जब निवेश की बात करते हैं तो फंड मैनेजर जो है वो अपनी रणनीति को तय करता है, चुने हुए जो एसेट क्लास है उसमें निवेश करता है और पोर्टफोलियो की जो निगरानी है उसको भी बहुत ध्यान से किया जाता है ताकि पोर्टफोलियो बाइफर्केशन जो है उस पर मजबूती से काम किया जा सके। इसमें रिटर्न और जोखिम के संतुलन को भी मैनेज करना होता है। तो SIF में निवेश का ये पूरा तरीका है
कि SIF जो है वो कैसे काम करता है। और आप समझिए कि स्टार्ट यानी कि निवेशक, और उसके बाद निवेशक जो है वो SIF में जब निवेश करता है, फंड मैनेजर्स के जरिए रणनीति तय की जाती है और चुनी हुई जो एसेट क्लास है यानी कि फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजीज के साथ आप कैसे निवेश करते हैं, और फिर आपने पोर्टफोलियो में किस किस जगह निवेश किया, कुछ इक्विटी में, कुछ SIF के जरिए अगर क्या, कुछ डेट फंड्स में है, उस पोर्टफोलियो की निगरानी और रिटर्न और जोखिम के संतुलन को कैसे बैलेंस करना चाहिए, उस जरिए ये काम करता है। उसका नाम है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तकनीक की बात कर लेते हैं। तकनीक से जुड़ी खबर पर नजर डालते हैं हमारे खास सेगमेंट टेक टॉक में। तो आइए आपको बताते हैं कि आज हमारे देश में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की क्या ताज़ा स्थिति है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के इस पहले प्रोजेक्ट की प्रगति का एक वीडियो साझा किया, जिसमें महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर के खूबसूरत इलाकों से गुजरते हुए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की झलक दिखाई गई। साथ ही ठाणे जिले के शिलफाटा से महाराष्ट्र गुजरात सीमा के जरौली गांव तक 135 किलोमीटर से ज्यादा लंबे एलिवेटेड सेक्शन पर तेजी से काम चल रहा है और साथ ही इस हिस्से में 124 किलोमीटर से ज्यादा वायाडक्ट और ब्रिज शामिल है। ठाणे, विरार और बोईझर में 3 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जबकि 7 पहाड़ी सुरंगों में से 3 का निर्माण पूरा हो चुका है। उल्हास, वैतरणा और जगानी नदियों पर बड़े पुलों का काम जारी है। तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 7 पर्वतीय सुरंग, जिसमें 3 का निर्माण हो चुका है पूरा। तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार जल्द आपको दिखेगी, जहां इंजीनियरिंग का ये एक बेहतरीन मार्वल आपको देखने को मिलेगा। और तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, साथ ही वीडियो साझा की है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कि किस तरीके से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की रफ्तार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और तेजी से यहाँ काम चल रहा है। ये काम जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें कई निर्माण जो है वो पूरे हो चुके हैं। तो 7 पर्वतीय सुरंग में से 3 का निर्माण जो है वो पूरा हो चुका है। 135 किलोमीटर का ये एलिवेटेड कॉरिडोर है, जहां वायाडक्ट का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही ठाणे में जो खास स्टेशन है उसमें काम चल रहा है और मैंग्रोव को यहाँ बचाने की तैयारी भी हो रही है। इसके साथ 3 नए बुलेट स्टेशन पर भी काम चल रहा है। महाराष्ट्र में 9 कास्टिंग यार्ड सक्रिय किए गए हैं और गर्डर लॉन्चिंग जारी किया गया है। नदियों पर भी बड़े पुल बनाए जा रहे हैं और इसके साथ 36 पुलों का निर्माण चल रहा है। 12 स्टील ब्रिज बनेंगे और इंजीनियरिंग का ये एक खास मार्वल आपको देखने को मिलेगा, जहां बुलेट ट्रेन अब रफ्तार के साथ भारत में भी दौड़ती हुई नजर आएगी। और अब बात एक दैनिक उत्सव से जुड़ी हुई। केरल का ओणम, फूलों की खुशबू, लोकगीतों की लय, केले के पत्ते पर सजी ओण सद्या और राजा महाबली की वापसी की सदियों पुरानी स्मृति। लेकिन बदलते समय के साथ ओणम मनाने का अंदाज भी बदला। घरों के आंगन से निकलकर ये उत्सव अब अपार्टमेंट, सामाजिक संगठनों और शहरों की सामूहिक बैठकों तक पहुंचा। नई पीढ़ी इसके साथ जुड़ी, तौर तरीके बदले, लेकिन ओणम की आत्मा आज भी वही है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ओणम केरलम के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, मिलने मिलाने, साथ बैठने और अपनी जड़ों को फिर से महसूस करने का अवसर है। मलयालम पंचांग के चिंगम महीने में आने वाला ये 10 दिवसीय उत्सव फसल, समृद्धि और राजा महाबली की लोक कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि महाबली अपनी प्रजा से मिलने हर वर्ष लौटते हैं। इसी स्वागत में घरों और सार्वजनिक स्थानों पर पुक्कलम सजते हैं और उत्सव का रंग गहराता जाता है। लेकिन शहरों में ओणम की तस्वीर बदल रही है। बड़े आंगन और पारंपरिक संयुक्त परिवार की जगह अब अपार्टमेंट परिसर, क्लब और सामाजिक संगठन उत्सव के नए केंद्र बन रहे हैं। अलग अलग उम्र और पृष्ठभूमि के लोग एक साथ जुटते हैं, पुक्कलम बनाते हैं, थिरुवातीरा करते हैं, गीत गाते हैं और फिर एक साथ ओण सद्य का आनंद लेते हैं। यानी जगह बदली लेकिन साथ होने की परंपरा नहीं बदली। नई पीढ़ी भी इस बदलाव की कहानी का हिस्सा है। जेन जी और जेन अल्फा के युवा
पारंपरिक केरल परिधान पहनकर लोक नृत्यों में शामिल होते हैं। शहरों में घर पर पूरी और सद्य तैयार करने की जगह कई परिवार होटल और रेस्तरां से पारंपरिक भोज मंगवाते हैं। तकनीक और संवैधानिक तरीका तो बदला है, लेकिन केले के पत्ते पर सजी थाली, फूलों की रंगोली और परिवार सामुदायिक मिलन अब भी उत्सव के केंद्र में है। ओणम की खूबसूरती इसी मेल में है। थिरुवातिरा की लय हो या पुलिकली का उल्लास, पुकल्लम की रंगत हो या ओणसद्य की मिठास, हर परंपरा लोगों को जोड़ती है। और यही वजह है कि केरलम से बाहर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे मलयाली समुदाय भी अपने अपने तरीके से ओणम मनाते हैं। समय के साथ ओणम का घर बदला, तरीका बदला, स्वाद तक बदला, लेकिन उत्सव का भाव बिल्कुल नहीं बदला। महाबली की याद, साथ बैठने की खुशी और सबके लिए समृद्धि की कामना, यही ओणम की असली पहचान है। परंपरा अगर समय के साथ चलती रहे तो वो सिर्फ बचती नहीं और समृद्ध होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये एक शानदार त्योहार है जिसे पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार खुशी, एकजुटता और समृद्धि की भावना को और मजबूत करे। ओणम की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा है कि ये एक जीवंत त्योहार है जिसे पूरी दुनिया में बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये खुशी, एकजुटता और समृद्धि की भावना को बढ़ावा दे। और आज पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन भी है। इस दिन को ईद मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जा रहा है। आज तमाम मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जा रही है। श्रीनगर के प्रसिद्ध दरगाह हजरत बल में भी ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया गया है। ये पर्व पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों से लोगों को अवगत कराने का दिन है। इस मौके पर जुलूस निकाले जाते हैं और लोग पैगंबर की याद करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद जताई है कि यह मौका हमारे आसपास एकता और खुशियां बढ़ाएगा। दया और समाज के प्रति योगदान की भावना हमेशा हमारा मार्गदर्शन करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ईद मिलाद उन नबी की बधाई दी है और कहा है कि दया और समाज के प्रति योगदान की भावना हमेशा हम सभी का मार्ग प्रशस्त करे। और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए। कोलंबो टेस्ट में भारत के खिलाफ श्रीलंका पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। टीम को इसे टालने के लिए आज चौथे दिन 39 रन की जरूरत है। एशिया जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 खिताब अपने नाम किए। प्रतीति बारदोलोई ने अंडर 20 का खिताब अपने नाम कर लिया। साथ ही भारत ने ओपन वर्क का खिताब भी जीता। ओपन वर्क में ग्रैंडमास्टर मयंक चक्रवर्ती ने खिताबी जीत की हासिल। बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक 18 सितंबर को मुंबई में होगी। बोर्ड के सचिव देवजीत सेकिया ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की है। एजीएम में कई अहम मुद्दों पर चर्चा और फैसले होने हैं। भारतीय फुटबॉल टीम 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच में पनामा की मेजबानी करेगी। मुकाबले में आयोजन स्थल की घोषणा बाद में की जाएगी। ये दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला होगा। अब जानते हैं आपके शहर के मौसम का हाल ग्राफिक्स के जरिए। न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
और नया सवेरा में वक्त आ गया कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं रंगों से सजे आसमान का अद्भुत नज़ारा। और ये अद्भुत नज़ारा ना सिर्फ आंखों बल्कि मन को भी सुकून देने वाला है। हवा में तैरते गुब्बारों का ये मेला एक अलग दुनिया का एहसास कराता है। इन्हीं नज़ारों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। मुझे आंचल और नया सवेरा की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।